मैं तो ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि अगर कोई गरीब आए सरकारी अस्पताल में तो उसे इधर उधर नहीं देखना पड़े, पूरा का पूरा इलाज सरकारी अस्पताल में हो जाए। नेता सदन के माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, जो इमरजेंसी में आते हैं मरीज, उनको कितना भर्ती कर देते हैं आप? कितनों को इलाज मिल जाता है? आप कह रहे हैं नौकरी मिल जाएगी, स्टाफ की कमी है, आप भर्ती क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कोरोना के बाद और कोरोना के समय पर जो देखा है लोगों ने, आज भी भूला नहीं जा सकता। सरकारी अस्पताल में जाने के बाद जो दुर्दशा कोरोना में हुई, हम अपने अस्पतालों को नहीं सुधार पाए। मैंने पिछली बार भी सुझाव दिया था और फिर देता हूं मैं सुझाव, अगर आप पे बजट की कमी है तो आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं नेता सदन? अगर बजट की कमी है तो नेता सदन स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? मैं अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मुझे मौका दिया। और जिस घटना का मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि एक पिता अपने बेटे को इलाज कराने के लिए सीतापुर से चल कर के और ऑक्सीजन लेकर के चला, जहां उसे पर्याप्त इलाज मिल जाना चाहिए था सीतापुर में इलाज नहीं हो पाया, तो अपने साथ वो गैस सिलेंडर लेकर के, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के चला। उसे लगा कि लखनऊ में आकर के उसके बच्चे का इलाज हो जाएगा। वो गरीब लखनऊ में भी आया, अस्पतालों में जाने के बाद भी उसे इलाज नहीं मिल पाया और किसी दलाल के माध्यम से उसे प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ा। और अब जानकारी मिली है कि बच्चे को भर्ती को लेकर के मानव अधिकार ने नोटिस दिया है सरकार को और उस इंस्टीट्यूशन को कि आखिरकार बच्चे का इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है और उसको भर्ती क्यों नहीं किया गया, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पाई। ये तो एक घटना है, लेकिन अगर हम घटनाओं को जाएं और घटनाओं के बारे में जानकारी करें, यहां माननीय सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से सब आते हैं। अगर एम्बुलेंस के लिए फोन किया जाए तो आज स्थिति यह पैदा हो गई है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही। और अगर ग्रामीण क्षेत्र से कहीं से फोन आया होगा 108 एम्बुलेंस के लिए, तो वो एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। और कई बार ये जानकारी मिली है, वो अखबारों में भी छपा है, टीवी में चला है, न्यूज में आई है बातें, एम्बुलेंस तब मिली है जब कुछ उस पर पैसा वसूल लिया गया है। और अगर मरीज पैसा नहीं दे पाया है तो उसको वहीं उतार दिया गया। ये 108 सुविधा और 102 सुविधा इसलिए उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी और समाजवादी सरकार में शुरू की गई थी कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग दूर दराज में हैं और गरीब हैं, उनके पास इंतजाम नहीं अस्पताल पहुंचने का, वो फोन मिलाएं, जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस आए और वो अपने इलाज करा सकें। पहले तो एम्बुलेंस नहीं आ रही है, एम्बुलेंस अगर आ भी जाए तो अस्पताल पहुंच करके इलाज नहीं है वहां पर, क्योंकि पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर किस समय आएंगे ये भी जानकारी नहीं है। अगर इलाज के लिए डॉक्टर मिल गए, पर्चा बन गया, देख लिया डॉक्टर ने, तो जांच के लिए कहां जाए और बिना जांच के क्या इलाज होगा? अगर उसकी जांच नहीं होगी तो इलाज क्या होगा? एक्सरे के लिए, जांचों के लिए कोई इंतजाम नहीं सरकार के पास। और फिर दवाई का जहां संकट है, बड़े पैमाने पर संकट है। और इधर जो खबरें आई हैं अखबारों की, मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी जो जानकारियां मिली हैं, हमारे लोग मौके पर पहुंचे हैं। अगर परिवार का सदस्य को इलाज नहीं मिल पाया, मृत्यु हो गई, तो कई ऐसी सूचनाएं हैं जहां पर मोटरसाइकिल पर, अपने कंधों पर अपने परिवार के सदस्य को गांव तक लेकर के गए हैं। सरकार क्या व्यवस्था नहीं कर सकती लाश को ले जाने के लिए? और अगर अस्पताल में मरीज आ रहा है तो स्ट्रेचर नहीं है, सबसे बेसिक चीज एम्बुलेंस, फिर अस्पताल पहुंच करके स्ट्रेचर्स, और किस विभाग में जाकर के इलाज हो वो, और उसके बाद जांचें। इस सरकार ने
जो अपने आप को दावा करती कि डबल इंजन की सरकार है, और पता नहीं कहां से सीख करके आए कि विश्व में सबसे अच्छी योजना यही चलाते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा पहचान इन्होंने ही बनाई है। अभी इसी सदन में माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि विश्व की सबसे बड़ी योजना पानी की उत्तर प्रदेश में चल रही है, या देश में चल रही सबसे बड़ी योजना है विश्व की। और विश्व की क्यों नहीं होगी? विश्व के यहां पाइप वाटर सप्लाई कब शुरू हो गया था? किस जमाने में पाइप वाटर सप्लाई था? और हर योजना इनकी विश्व वाली है। कोरोना के बाद और कोरोना के समय पर जो देखा है लोगों ने, आज भी भूला नहीं जा सकता। सरकारी अस्पताल में जाने के बाद जो दुर्दशा कोरोना में हुई, हम अपने अस्पतालों को नहीं सुधार पाए। आप किसी अस्पताल में चले जाइए, पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सब में हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने। मैं खुद मौके पर गया हूं जिस समय कन्नौज का मेडिकल कॉलेज बन रहा था। मैंने कोशिश की कि सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बने। वहां 2 विभाग, मैं खुद आंखों से गया, मैंने कहा देखूं वे विभाग चल शुरू हो गए कि नहीं शुरू हो गए। जैसे ही मैं विभागों की तरफ बढ़ा तो मैंने कुत्ते ही कुत्ते देखे वहां पर। 1-2 नहीं, 10-12 कुत्ते घूम रहे हैं। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ताला है, आपके कैंसर डिपार्टमेंट में ताला है, दोनों में ताला है। दवाई है नहीं, मशीनें नहीं है। और जो इंस्टीट्यूशंस हमारी खड़ी की गई, पुरानी सरकारों ने भी बहुत कोशिश करके जो इंस्टीट्यूशंस खड़ी की हैं, अगर हम सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को अपना माने पीजीआई, आप किसी विभाग में किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, जिन मशीनों में, जिस लैबों में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, क्या वो मशीनें ऑब्सलीट हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं? ये सरकार बताए कि इन्होंने मशीनें कितनी खरीद करके डॉक्टर्स को दे दी। ठेले पे जा रहा है मरीज, ऑटो में जा रहा है मरीज, बैलगाड़ी में मरीज जा रहा है, आपकी एम्बुलेंस कहां है? और कंधे पे लाश जाना, मोटरसाइकिल पे लाश जाना, ये कहां की तस्वीरें हैं? ये विश्व तस्वीरें देखेगा तो कहां जाएंगे आप? जिस दिन गोंडा की घटना, ये कस्टोडियल डेथ की हुई थी, ये नवाबगंज थाने की जिस दिन घटना हुई है, उसी दिन गोंडा में एक नर्स ने, एक गर्भवती मां जिसने बच्चे को जन्म दिया, बोतल चढ़ रही थी, गलत इंजेक्शन लगा दिया, उस मां की उसी समय जान चली गई। क्या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से जानें नहीं जा रही? क्या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से लोगों की किडनियां नहीं खराब हो रही हैं? ये सरकार जो दावा करती है कि झोला छाप जो डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टरों की नहीं दवाई चलने देंगे। ये खुद माननीय मंत्री बन गए हैं छापामार मंत्री। इनके छापों का असर क्या है? इनके छापों का असर क्या है? एक बच्चे को, एक मां जो एक गोंडा के अस्पताल में एडमिट थी, जाने कहां से जानवर आया, किसके कारण उसको नोच लिया गया, जिससे जान चली गई। जब पत्रकारों ने हंगामा किया, शोर किया, सवाल पूछा, इनके पास, माननीय मंत्री जी के पास जवाब नहीं था। पता नहीं कान में क्या कह दिया, कान में कुछ कह दिया। ये कान वाला इलाज क्या है आपका कि पत्रकारों ने उसके बाद सवाल नहीं पूछा आपसे? ये कान वाला इलाज क्या किया आपने? और जहां जहां छापे मारे हैं, आपके जाने के बाद क्या तस्वीर बदल गई है, कभी माननीय मंत्री जी ने सोचा है? एक जानकारी मुझे मिली, मैंने एक सीएससी की तस्वीर लगा दी और कहा कि देखिए एम्बुलेंस बंद पड़ी है, पानी भरा हुआ है, डॉक्टर है नहीं, मरीज इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर आए नहीं है, दवा नहीं है। क्योंकि माननीय मंत्री जी डिजिटली बहुत स्मार्ट बन रहे हैं आजकल। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को खड़खड़ाया होगा। वहां के अधिकारी गए, पूरा का पूरा सफाई कर दी और तस्वीर लगा दी इन्होंने कि मैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री, वो झूठ बोल रहे हैं, सत्य नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का ही वो चैनल है, उसने माननीय मंत्री जी की पोल खोल दी। हमारी तरफ से कोई
असत्य बात नहीं थी। अगर कोई सच छिपा रहा था तो सरकार सच छिपा रही थी। और फिर मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, जितने काम उस सीएससी में, क्या आपकी सफाई से वहां लिफ्ट चल गई थी क्या? और जो काउंसिल, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उसके मानक हैं, उसका एक अपना प्रोसीजर है। ये सरकार दावा कर रही है कि हमने मेडिकल कॉलेज बहुत बना दिए। आजादी के बाद जितने मेडिकल कॉलेज बनाए सबकी सूची जारी कर देते हैं ये लोग। और शायद अध्यक्ष महोदय, हमारे पार्लियामेंट मिनिस्टर जो बैठे हैं वो जानते होंगे, शाहजहांपुर का, इनके जिले का सबसे पहले अगर किसी ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था तो मैं गया था। और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी गए थे कि नहीं गए थे? वो योजना दिल्ली की थी कि जिला अस्पतालों को कैसे मेडिकल कॉलेज को बनाया जाए। मैंने पिछली बार भी सुझाव दिया था और फिर देता हूं मैं सुझाव। अगर आप पे बजट की कमी है तो आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं नेता सदन? अगर बजट की कमी है तो नेता सदन स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? और नेता सदन को बजट देना चाहिए अपने डिप्टी सीएम को। क्यों डिप्टी सीएम को नहीं बजट दे रहे हैं? और हो सकता है डिप्टी सीएम को बजट इसलिए नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उन्होंने 2 मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया। ये विभाग 2 लोगों के पास था, क्योंकि वो डिप्टी सीएम बन गए, तो 2 मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया इन्होंने। एक तो है ना 3, 2 बेरोजगार हो गए ना। जो नहीं समझ पा रहा है, वो जिसके दिल पे कुछ गुजर रहा होगा वही जान रहा होगा कि 2 चले गए। और ये सरकार जो निजीकरण का रास्ता अपना रही है, ये स्मोक स्क्रीन है कि हम विश्व से सबसे अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये हमारी संस्थाओं को बंद करना चाहते हैं। ये हॉस्पिटल भी बंद करना चाहते हैं। ये सब प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं। रेलवे दे दिया, अभी लॉजिस्टिक्स के नाम पर रेलवे की जमीनें दे दी। पहले 5 साल के लिए दी, फिर 30 साल के लिए दे दी, 35 साल हो गए। आप अध्यक्ष जी खुद हैं, कानपुर इतने बड़े महानगर के, आप अध्यक्ष जी डेली खबर सुनते होंगे हैलट अस्पताल का हाल क्या है। और माननीय सदस्य यहां जीत करके आए, बताइए हैलट अस्पताल क्या हाल है? कोई भी जिले अस्पताल में एडमिशन नहीं हो रहा, मरीज का रेफर कर देते हैं। यहां चलाया तो नहीं, आगे बढ़ा देते हैं। मैं नेता सदन के माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, जो इमरजेंसी में आते हैं मरीज, उनको कितना भर्ती कर देते हैं आप? कितनों को इलाज मिल जाता है? आप कह रहे हैं नौकरी मिल जाएगी, स्टाफ की कमी है, आप भर्ती क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कितनों को भर्ती दे दिया? और इनका सीधा सीधा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया हमें संविधान में, हमें हक और सम्मान दिया, उसको छीनने की तैयारी। आउटसोर्स, ये नया नौकरी देने का तरीका है आउटसोर्स। ये आउटसोर्स पे रख रहे हैं। और आउटसोर्स पे कितना रख रहे हैं? सरकारी अस्पताल बंद हो जाएं, प्राइवेट फूल जाएं, बड़े हो जाएं। वो तो हमें खुशी इस बात की कि समाजवादियों ने मेदांता अस्पताल बना दिया। अस्पताल में जाते हैं तो लगता है कि अस्पताल है कुछ। और अध्यक्ष महोदय, जिस समय वो शिलान्यास हो रहा था, उस समय उसी अस्पताल के सबसे बड़े मालिक से मैंने कहा कि हम समाजवादी लोग कम से कम ऐसे अस्पताल बनाएंगे जो आपके मेदांता के बराबर लगे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। अगर आप विश्व में कंपटीशन दिखाना चाहते हो तो आखिरकार वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना पा रहे हो आप? हमें कोई शिकायत नहीं है कि आप सम्मान के लिए प्रतिमा लगा दें। माने काशीराज, वो कल्याण सिंह जी की आपने लगाई, हमें कोई शिकायत नहीं उस पर। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए आप पर्याप्त धन बजट देंगे कि नहीं देंगे। हमें कोई शिकायत नहीं है। 5 साल आपने इंतजार कराया, और इंतजार कराएंगे आप। जो इस प्रदेश के सबसे बड़े नेता, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बननी थी। प्रधानमंत्री जी ने लोक भवन के सामने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया उसका। 5 साल समय निकाल दिया और नया सत्र शुरू हो गया, दोबारा मौका जनता ने दे दिया, अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं बनी।
और गोरखपुर में नेता सदन मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी बच्चों का अस्पताल समाजवादियों ने बनाया था कि नहीं बनाया था? 200 बेड का जैपनीज इंसेफेलाइटिस के लिए बनाया था कि नहीं बनाया था? नेता सदन, आप जानते होंगे, आपके लोग एम्स रोक रहे थे, वो राजनीति आप जाने, लेकिन बताइए नेता सदन, एम्स के लिए जमीन समाजवादी सरकार में दी गई थी कि नहीं दी गई थी? कोई अपना प्राइवेट संस्थान बना है, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप सरकारी संस्थाओं को खत्म कर दे रहे हैं। यहां पर लाखों लोग आ रहे हैं, लखनऊ में लाखों लाख जो इलाज कराने के लिए आते होंगे। जिन जिन मेडिकल कॉलेजों में मैं गया हूं, जो समाजवादी सरकार में बन रहे थे, उससे 1 इंच आगे नहीं बढ़ा पाए। मैं नेता से कहना चाहता हूं कि जब ऑक्सीजन का प्लांट आपको देखना था तो आप सफाई की तैयारी करके गए थे, अगर थोड़ा दाएं बाएं भी देख लेते। इस देश की वन ऑफ द बेस्ट जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उससे बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज दिया था, एक सुपर स्पेशलिटी बन रहा था। हमसे नाराजगी हो सकती है क्योंकि हम सत्ता में आपके भागीदारी हो सकते हैं, लेकिन आसपास के गांव के लोगों की क्या नाराजगी है आपसे? मध्य प्रदेश के लोगों की क्या नाराजगी है? और आसपास के लोग जो इलाज कराने आते हैं उनसे क्या नाराजगी है आपकी? जितना बना था उतना ही का बना, आगे नहीं बन पाया। और केवल एक मेडिकल कॉलेज नहीं, आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज, जौनपुर का मैंने बता ही दिया, हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनका मेडिकल कॉलेज। क्या काउंसिल जो मानक है उसके तहत मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं? क्या आप पे परिवार डॉक्टर हैं? जब आपके इंस्पेक्शन के लिए लोग आते हैं तो आप नेता सदन जानते होंगे, अधिकारी लोग मिलकर के इस अस्पताल के यहां पर, इस अस्पताल के यहां पर ऐसी मान्यता ले रहे हैं। आप कैसे डॉक्टर तैयार कर रहे हैं? आप भविष्य क्या होगा डॉक्टरों का? इसलिए जो पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, इनमें आप पर्याप्त डॉक्टर्स को उपलब्ध कराएंगे कि नहीं कराएंगे? और जो सुविधा मिलनी चाहिए गरीब मरीज को, वो सुविधाएं आप दिला पाओगे कि नहीं दिला पाओगे? 1 रुपए का पर्चा 10 रुपए का कर दिया आपने। जांचों में भी पैसा लगेगा। आप एमआरआई, सीटी स्कैन और जितनी भी जांचें हैं सब प्राइवेट हाथों में देते जा रहे हो, तो गरीब क्या कराएगा? कहां से जांच कराएगा? और जो मशीनें ऑब्सोलीट हो गई उनको कब ठीक करोगे? कैंसर बढ़ रहा, उसके कैंसर के इलाज के लिए कैंसर इंस्टीट्यूट बनना था, आज भी लोगों को मुंबई जाना पड़ रहा है, आज भी लोगों को दिल्ली जाना पड़ रहा है। और जो कुछ मदद सरकार से होती है, और सरकार भी आधे अधूरे मन से मदद करती है। ये माननीय सदस्य बैठे हैं, ये पत्र लिखते हैं, कोई अपने इलाज के लिए नहीं पत्र लिखते हैं, जो गरीब जनता आती है उनके लिए पत्र लिखते हैं। अरे इतने गरीब कब से हो गए नेता सदन? आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, आपको तो डबल पैसा देना चाहिए, और फिर उसमें भी हिसाब किताब देखते हैं आप कि कितना देंगे। अरे कोई बीमारी एक बार आएगी, पता नहीं कि बीमारी कितनी बार आ जाए, तो बीमारी आ जाएगी, उसके लिए केवल आप कंजूसी करके थोड़ा सा पैसा दे देंगे, क्या उससे इलाज हो जाएगा? मैं तो ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि अगर कोई गरीब आए सरकारी अस्पताल में तो उसे इधर उधर नहीं देखना पड़े, पूरा का पूरा इलाज सरकारी अस्पताल में हो जाए। ये समाजवादियों का मानना है, ये हमारी सोच थी। मुझे याद है नेताजी ने जब भी ये लोहिया इंस्टीट्यूट बनाया, 1 रुपए का पर्चा किया, इलाज फ्री करा दिया। आज 100 रुपए का हो गया, 100 रुपए का हो गया। और हर मेडिकल कॉलेज में अलग से बजट देते थे गरीब के इलाज के लिए, असाध्य बीमारी के लिए इलाज करा ले, उसको पैसा नहीं देना पड़े। अरे कहां लेके जाओगे इतना पैसा? और अब तो आपने आउटसोर्स करके कंपनी हायर की है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाएंगे। यूपी की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। आपको लगता है दिल्ली वाले मदद नहीं कर रहे जितनी मदद करनी चाहिए आपको? अरे दिल्ली की सरकार यूपी से बनती है, आप बताइए दिल्ली वालों को, और पैसा लाइए। आप अपना घोषणा पत्र दोबारा पलट के नहीं देखते क्या? आपने कितने एम्स बनाने के लिए कहा था?
5 साल चले गए, कितने एम्स बन गए आप? ये दोनों एम्स जो बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से एम्स बन रहे हैं। आप नया एम्स कब लाओगे? बुंदेलखंड में जो मेडिकल कॉलेज था जालौन का, उरई का, बर्बाद कर दिया, झांसी का बर्बाद कर दिया। अम्बेडकर नगर में जो पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है, कोई इलाज नहीं। आजमगढ़ का क्या हाल है, जो नए बना रहे उसका हाल आप बेहतर जानते होंगे। और इसीलिए हमारे जो डिप्टी सीएम है, जहां जाते हैं छापा मारते हैं, बाद में कहते हैं शर्मिंदा हो गए हम तो, क्यों आए हम छापा के लिए यहां पर? अरे छापा मंत्री बनोगे, कुछ कार्रवाई भी करोगे। आ जाए जवाब। जैसे झोला छाप डॉक्टर कोई मान्यता नहीं, वैसे इनकी भी होने जा रही है अभी। अरे जवाब कोई नहीं पूछ रहा झोला छाप डॉक्टरों को, माननीय मंत्री ट्रांसफर हो गए, इन्हें पता ही नहीं भागीदारी किसकी थी। इसलिए जो घटनाएं हैं वो मैं जानता हूं। एम्बुलेंस से निजी अस्पताल में हो रही है मरीजों की शिफ्टिंग, यह है उत्तर प्रदेश। विश्व की सबसे बड़ी योजना चला रहे हैं आप लोग। 250 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर 6 गुना वसूला जा रहा है। बेटे को लेकर के भटकता रहा बेबस पिता, जो मैंने कहानी बताई, और भी हुई इस तरह की घटनाएं। अस्पताल में पत्नी का शव पीठ पर लाद कर लौटा व्यक्ति, क्या दिन देख रहे हैं हम लोग। और प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत। क्या दवा दे रहे हैं, क्या इलाज कर रहे हैं? क्या हमारी नर्सेज जो हैं वो ट्रेंड हैं? क्या हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है वेल ट्रेंड है? क्या हम उसके लिए विशेष ट्रेनिंग की योजना चला रहे हैं? साइबर क्राइम के लिए बता रहे थे अभी पार्लियामेंट्री मिनिस्टर चले गए कहीं, कि जैसे हम SLR चलाना सिखाते हैं वैसे हम साइबर क्राइम में सिखा रहे हैं। आप SLR बोला था, असला बोला था, चलो मुझे सुनने में गलती होगी, हेडफोन नहीं लगाया था मैंने। मतलब साइबर क्राइम और असले में फर्क ही नहीं जानते हमारे लोग। रास्ते में एम्बुलेंस खराब, तड़पते हुए उसी में जान चली गई, एम्बुलेंस के इंतजार में जान चली गई। ये आ गया विषय, आ गया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार कम से कम इस विभाग को तो बेहतर करे। और जब मौका मिला है आपको, डबल इंजन की सरकार कहते हैं आप, दावा करते हैं कि बजट में कोई कमी नहीं है, आप बजट पर्याप्त दीजिए। आपके डॉक्टर, आपके लोग दूसरे प्राइवेट में नहीं भागेंगे। प्राइवेट में व्यवस्थाएं बेहतर हैं, उन्हें सुविधाएं अच्छी हैं, इसलिए जानबूझ करके सरकार सरकारी अस्पतालों को बर्बाद कर रही, जिससे कि अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारे चले जाएं। जो सुविधा PGI को मिलती थी वही सुविधाएं KGMU को दी, वही लोहिया को दी। नेता सदन गोरखपुर में कब उन डॉक्टर और नर्सों सबको मिलेगी, या पूरे प्रदेश के डॉक्टरों को या उन मेडिकल कॉलेजों को वो सुविधा कब मिलेगी? आज बताते। इसलिए अध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि 108 व्यवस्था में सुधार लाएंगे। अगर बजट की कमी हो तो शर्मिंदा ना हो, नेता सदन के पास जाएं, कुछ समझाएं, मनाएं, शायद बजट आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।